हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का, यानी कि हमारा जो गैनेटिव केस है जो मोस्टली क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, जो कि रह गया था हमारे पिछले टॉपिक में। सॉरी बिकॉज वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, दैट्स वाई वो वीडियो कट हो गई अपने आप। बट येस, मैं आप लोगों के लिए गैनेटिव केस आज लेके आई हूँ। तो गैनेटिव केस क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसके बारे में। तो जैसे हमारी जर्मन लैंग्वेज में टोटल 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। और डाटिव के बाद जो लास्ट केस हमारा बचता है वो होता है गैनेटिव केस। ठीक है, तो आज हम गैनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि नॉमिनेटिव तो अक्यूजेटिव कोई चेंज आता है हमारे दर्दी दास, यानी कि इन आर्टिकल्स में। सिमिलरली हमारा अक्यूजेटिव टू डाटिव में चेंज आता है, एंड हमारा डाटिव टू गैनेटिव केस में भी चेंज आएगा। गैनेटिव केस में क्या चेंज आता है हम सबसे पहले वो देखेंगे, एंड 2-3 सेंटेंसेस को परफॉर्म करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद हमारा ये गैनेटिव केस भी ओवर हो जाएगा। लास्ट में हम थोड़ा सा ज़ाइटुंगामिन भी पढ़ेंगे, यानी कि प्रेपोजिशन रिलेटेड टू टाइम भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा अलाइन जू हाउसा वाला पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं आपके लिए ये वीडियो एक बारी उसकी पुराने वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ये एक फ़ॉल्ट हुआ था मेरी साइड से। ऑलराइट, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, गैनेटिव केस को स्टार्ट करने वाले हैं देयर द टास्क इवन द प्लूरल के चेंज से। तो मैं अगर आपको एक बारी थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि जो देयर और हमारा जो दास होता है उसमें सेम चेंज आता है, एंड जो हमारा दी एंड प्लूरल होता है, प्लूरल दी, उनका सेम रहता है। ठीक है, तो अब हम एक बार चार्ट से समझेंगे जो मैं आपके साथ ही बनाऊंगी ताकि आप रिवाइज करते जाए। तो लेट्स गो। हमारा सबसे पहले मस्क्यूलिन होता है। सबसे पहले इसका कोई सीक्वेंस तो नहीं होता, लेकिन येस, हम मस्क्यूलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल को इस फॉर्म में लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, एंड देन हम लोग एक टेबल बनाएंगे इसमें हम नॉमिनेटिव नॉर्मल केसेस को, मतलब नॉमिनेटिव केस को गैनेटिव में चेंज करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले जो देयर होता है हमारा मस्क्यूलिन का, देयर चेंजेस टू डेस, एंड डेस में सेंटेंस यानी वो जो होती है उसमें एस या ई एस एट द एंड लग जाता है। एस या ई एस कैसे लगता है वो भी मैं बताऊंगी, उसकी भी एक ट्रिक होती है। एंड दी चेंजेस टू देयर, दी देयर में चेंज हो जाता है। दास चेंजेस टू देस एज यूजुअल, देयर मतलब देयर वाला चीज़ और दास का सेम रहता है, मस्कुलिन और न्यूट्रम, इसमें भी एस या ई एस लग जाता है। प्लूरल दी होता है और प्लूरल दी देयर में चेंज हो जाता है एज यूजुअल, मैंने आपको बताया। फेमिनिन का चेंज एंड प्लूरल का चेंज सेम रहता है। तो दिस इज़ टू बी मेड इन योर कॉपी, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे का जितना भी चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन गैनेटिव केस। ऑलराइट, अगर आपने ये कर लिया रिवाइज तो हम पढ़ने वाले हैं वारंट प्लस गैनेटिव। ठीक है, तो अब वारंट क्या चीज़ है, मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत वारंट के बारे में बताया था, तो मैं एक बार लिख देती हूँ व्हाट इज़ वारंट। तो वारंट की स्पेलिंग ये होती है, मोस्टली लोग उबलाउट्स लगाना भूल जाते हैं, तो उबलाउट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि आप भूलें ना। एंड वारंट का मीनिंग क्या होता है, वारंट मीन्स ड्यूरिंग, वारंट मीन्स ड्यूरिंग। ठीक है, वारंट का मतलब ड्यूरिंग होता है। नाउ लेट्स गो विथ सम सेंटेंसेस। वारंट, अच्छा देखो, जो वारंट होता है ना हमारा, वारंट के साथ हमेशा वारंट प्लस गैनेटिव,
तो हमेशा वारंट के साथ गैनिटिव केस लगेगा। तो हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जैसे कि मैंने एक आपको सेंटेंस दिया, जब समर्स होती हैं मैं गोवा जाऊँगी, या फिर जब समर्स होती हैं तो मैं गोवा जाती हूँ। तो लाइक इस मीनिंगफुल सेंटेंस को अगर मुझे चेंज करना है, मतलब मुझे वारंट लगाना है, यानी ड्यूरिंग समर्स आई गो टू गोवा, ऐसे में करना है, तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट येस ये जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वर्ब और जितनी भी सब्जेक्ट वगैरह वाली चीज़ें वो उल्टी सीधी नहीं लगा सकते। दिस इज़ अ स्पेसिफिक रूल टू पुट दैम। प्लस गैनिटिव ये होता है हमारे फर्स्ट प्लेस पे, प्लस वर्ब सेकंड प्लेस, प्लस सब्जेक्ट हमारा थर्ड प्लेस पे, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फोर्थ प्लेस पे। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेंटेंस। जैसे हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, दी समर्स एंड गेयर इज नॉट गोवा। तो वारंट मुझे लिखना है ड्यूरिंग समर्स आई गो टू गोवा। तो वारंट, अच्छा वारंट के बाद हम लोगों ने समर्स लिखना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि ड्यूरिंग दी समर्स, तो द समर्स में यानी जो समर्स का आर्टिकल होता है वो होता है देयर, एंड देयर चेंजेस टू, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों के लिए मैं फिर भी लिख देती हूँ, देयर चेंजेस टू देस, प्लस वर्ड में एस या ई एस, ठीक है। हाँ, तो वारंट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वारंट को हाईलाइट कर देते हैं और देस को भी थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, देस, ठीक है। समर्स के आर्टिकल देयर होता है, देयर चेंजेस टू देस, और अब समर्स, क्योंकि जो समर्स है उसमें भी एस या ई एस लगेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको एंड में बताऊँगी, बट अभी आप ये ध्यान में रखिए कि समर्स में एस लगेगा। तो स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ, यस। तो समर्स गेह इश नाक गोवा। During summers, I go to Goa. One more example we are going to take. During the party, I dance. ठीक है, तो वारंट देयर, अब जो हमारा आर्टिकल पार्टी का होता है दैट इज दी, एंड दी चेंजेस टू देयर, और कोई चेंज नहीं आता वर्ब में देयर इज़ नो चेंज। सो वारंट देयर पार्टी तांजा इश, तो यहाँ पे हमने देयर पार्टी का आर्टिकल कर दिया, क्योंकि दी चेंजेस टू देयर, एंड इसमें यहाँ पे एस वगैरह इसलिए नहीं लगा बिकॉज देयर, जब दी चेंजेस टू देयर होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, एंड बाकी सब उसी फॉर्म में रहा है। देन वन मोर एग्जाम्पल, वारंट देस कॉन्सर्ट्स हियर इन वीयर लाउड म्यूजिक, यानी ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट we hear loud music. So warrant these concert, अब concert प्लस एस,
ठीक है, कॉन्सर्ट प्लस एस में यानी कि कॉन्सर्ट्स। हियरन वियर लाउड म्यूजिक। नाउ हमेशा नाउन का आर्टिकल मतलब नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। म्यूज़िक तो चेंज किया है, यहाँ पे देस लगाया हमने और कॉन्सर्ट्स में हमने यहाँ पे एस लगाया। तो हमारा इस सेंटेंस का मीनिंग है ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट वी हेयर लाउड म्यूज़िक। नाउ हाउ वी विल डिसाइड व्हेन टू यूज़ दैट व्हेन टू वी हैव टू यूज़ एस या ई एस, हमें कब यूज़ करना है, राइट। सो हाउ वी विल डिसाइड व्हेन टू यूज़ एस और व्हेन टू यूज़ ई एस। तो डिसीजन इसका सिंपल सा है, जब भी हमारे पास एक वॉवल यूज़ होगा या फिर एक सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल क्या होता है, सिलेबल जैसे कि आप डायरेक्ट एक वर्ड बोल रहे हो जिसमें जैसे मैंने बोला दे आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स, तो आर्ट्स है वो सिंपल सा जा रहा है एकदम बिना भी रगे ने एक बार में बोल दिया देस आर्ट्स, राइट। सो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें एक सिलेबल होगा। जैसे देस कॉक्स, तो कॉक होता है ना, वो कॉक ही रहता है, लाइक कॉक हो जाता है, राइट, कॉक ही रहता है। मतलब मेरा था कि कॉक बोलने पे हम स्मूथली कॉक बोल रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं, एक सिलेबल है। तो सिलेबल से बेटर है आप वॉवल्स का याद रखें। जब भी पूरे सेंटेंस के अंदर एक वॉवल है तो एस या एक वॉवल है तो ई एस लग जाएगा, और एक वॉवल है तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी है, दो चीज़ें हैं, दोनों में से अगर सेकेंड वाला अप्लाई होता है, देखो मैं एक बार क्लियरली आपके लिए लिख देती हूँ, ई एस कब लगाना है, ठीक है, ई एस कब लगाना है। नंबर 1 जो आपको चेक करना है सबसे पहले, अगर एस या फिर ये हमारा जो हाइफन ये होता है हाइफन लेटर जेड, स्पेशल लेटर होता है, राइट, ये स्पेशल लेटर है, इसका साउंड कुछ श टाइप का होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द वर्ड। तो जो ये स्पेशल लेटर है और ये जो एस है, ठीक है, ये एस है, इनका मोस्टली साउंड इंटर रिलेटेड होता है, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। जब भी आप एंड में ये चीज़ें देखते हैं तो हमेशा एस नहीं लगेगा, ई एस ही लगेगा। मैं एग्जांपल्स भी दूंगी। सेकंड जो हमारा रूल है जो आपको अप्लाई करना, अगर ये हो गया और ये अप्लाई होता है तो ई एस लग ही जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा तो एक बार ये सेकंड रूल भी चेक करिए, क्या उसमें फर्स्ट वॉवल यानी उसके पूरे सेंटेंस के अंदर एक वॉवल है या एक से ज़्यादा है। तो एक है तो फिर से ई एस लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। पहले हमें फ़र्स्ट रूल देखना है कि फ़र्स्ट अप्लाई नहीं होता, का पहला अप्लाई नहीं हो रहा है तो दूसरा चेक करो, दूसरा भी अप्लाई नहीं हो रहा तो एस लगेगा, और दूसरा अप्लाई हो जाता है तो ई एस लगेगा। एग्जाम्पल्स आर देस कॉक्स, तो यहाँ पे हमने ई एस लगाया बिकॉज कॉक एक सिलेबल में है, ठीक है, एंड इसमें सिर्फ सिंगल वॉवल है, दैट्स वाई हमने ई एस लगा दिया। सिमिलरली देस आर्ट्स, तो आर्ट्स हो जाएगा, ई एस लगाया बिकॉज यहाँ पे हमने जो हमारा सेंटेंस, अब इसमें एक वॉवल तो है ही प्लस जेड टी एट द एंड है, इस वजह से हमने ई एस यूज़ किया, ओके। देन वी हैव द लास्ट एग्जाम्पल दैट इज देस
हाउसेस। फिर अगेन इसमें हमारे पास 2 वोवल थे, ए भी था यू भी था, लेकिन एस से एंड हुआ है तो फॉर मेकिंग द प्रोनाउंसिएशन ईजी हमने यहाँ पे ई एस लगाया। अब हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते प्रोनाउंसिएशन ईजी, वो रूल में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, कि आपको कब प्रोनाउंसिएशन ईजी हो बनाने के लिए जर्मन लैंग्वेज ने खुद ई एस के लिए ई एस का एक रूल बनाया कि एस है एट द एंड, दैट्स वाई यहाँ पे ई एस लगाया। ऑल राइट, हमने गैनेटिव केस के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह कर दिए, बट फिर भी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे गैनेटिव केस के अंदर उसके आर्टिकल्स में चेंज आता है, देवर दी दास में और दी प्लूरल में चेंज आता है, वैसे सिमिलरली हमारा आइन आइना आइन में चेंज आता है। प्लूरल में आइन वगैरह नहीं लग सकता, ऑफ कोर्स हम प्लूरल के साथ नहीं लगा सकते, राइट, ठीक है। तो जैसे मस्कुलिन का जो हमारा होता है उसको हम यूज़ करते हैं आइन, राइट, और फेमिनिन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आइन, एंड नॉइट्रुम के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आइन। तो जब ये चेंज आएगा तो आइन चेंजेस टू आइनेस, वही चीज़ है, वही कहानी है, ई एस लग जाएगा, या आप खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा फिर, राइट। ठीक है, ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पे आइन आइनस प्लस एस या ई एस एट द एंड, वैसे ही फेमिनिन का ई आर लग रहा था तो यहाँ पे भी ई आर ही लगेगा, एंड नॉइट्रुम का सेम ही रहता है इसके जैसा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, दैट इज साइटिंगामेन। व्हाट इज साइटिंगामेन, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, राइट। साइटिंगामेन, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें एक वर्ड आ रहा है ज़ाइट, एंड ज़ाइट विद टाइम, एंड बाकी वर्ड का मतलब प्रेपोजिशन, ऑलराइट। तो ज़ाइटिंगामेन मीन्स ज़ाइटिंगामेन विदाउट preposition related to time. What? Preposition related to time, ठीक है, टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशन। अब टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, तो हमारे पास टोटल 9 प्रेपोजिशन है जो हमारे बुक की ग्रामेटिक में गिवन है, वोकैब में गिवन है। तो हम 9 के 9 पढ़ेंगे बहुत इजी वे में। अगर हम बात करते हैं की, सबसे पहला हमारा है ठीक है, मैं आपको मतलब भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमेशा टाइम के साथ यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम के साथ। स्पेसिफिक टाइम मतलब जैसे कि मुझे बोलना है एट 3, तो मैं क्या बोलूँगी 3 उघर, तो बस लगा के डायरेक्ट टाइम लिख दीजिए। अगर मुझे बोलना है एट 6:30, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, तो फिर हम लिखेंगे 6:30 उवर, ऑलराइट। ऐसे करके हमारे यूज़ होता है। तो ये हमारा नंबर 1 था, ठीक है। नाउ जो हमारा सेकंड है दैट इज तो हमेशा हम यूज़ करते हैं किसके साथ, मैं आपके लिए आपको लिख के दे देती हूँ। का मतलब वैसे ऑन होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से कंपेयर करें जर्मन को, तो कुछ वर्ड्स का तो देखो मतलब डिफरेंट निकलता है। हम थोड़ा आइडिया भी नहीं लगा सकते कि जर्मन थोड़ा राइम कर रहा हो तो हम बोल दें। तो मैं बोलूँगी कि आप जर्मन को एकदम स्पेसिफिक होके पढ़ें,
कंपेयर ना करें, बट येस मीनिंग जानना इम्पॉर्टेंट है। तो का मीनिंग समटाइम्स ऑन होता है, इस वाले केस में तो ऑन ही है। तो जैसे मुझे डे के बारे में बोलना है और डेट के बारे में बोलना है और मॉर्निंग के बारे में बोलना है, मॉर्निंग या फिर जैसे डे के टाइमिंग्स, मॉर्निंग, इवनिंग। हाँ, तो एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को मैं अलग से लिखूँगी, थोड़ा ट्रैक्ट करते हैं उसको। एक्सेप्शन है कि निष्ठ के साथ, नाइट के साथ यानी नाइट के साथ ये नहीं लगेगा। नाइट के साथ ये नहीं लगता, क्योंकि नाइट जो होता है हमारा, उसके साथ एट नाइट बोलेंगे, इन ऑन नाइट नहीं बोलेंगे। हम ऑन मॉर्निंग बोलते हैं जर्मन में, ऑन इवनिंग बोलते हैं जर्मन में, राइट। इंग्लिश में हम लोग इन मॉर्निंग, इन इवनिंग बोलते हैं, लेकिन जर्मन के अंदर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल्स आर हियर। जैसे अगर मुझे बोलना है ऑन मंडे, तो आई विल से मंडे, ठीक है। इफ़ आई वांट टू से on 3 March, आई विल से 3 Mars। मार्स। और अगर आपको बोलना है इन वीकेंड, तो आप ऑन वीकेंड इंग्लिश में तो हम लोग इन वीकेंड बोलते हैं। ऑन वीकेंड चेंज होता है, ठीक है। तो इट विल बी वोकनेंडर, स्पेलिंग क्लियर नहीं होगी, वोकनेंडर या। अब आबेंड बोल सकते हैं हम लोग बस। जर्मन में हम इंग्लिश में एट नाइट बोलते हैं, दैट्स वाई जर्मन में भी चेंज आता है। एट नाइट बोलते हैं, वैसे हम ऑन नाइट नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इन देयर नाइट। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ऑलराइट, तो अब हम आ गए अपने थर्ड पे। थर्ड हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, इम। तो इम कब यूज़ होता है? इम यूज़ होता है जब वी हैव टू से अबाउट मंथ्स, है ना। मंथ के लिए और द सीजन्स और द ईयर्स, या इम। अगर मुझे बोलना है जैसे इन जनवरी, तो आई विल से इम जनवर। इफ़ आई हैव टू से इन जुलाई, तो आई वुड से इम यूली। उधर व्हेन वी हैव टू से लाइक इन समर, ठीक है, तो वी विल से इम ज़ॉमर। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंड वी आर लाइक काइंड ऑफ ब्लैंक, समझ नहीं आता कि कहाँ ये यूज़ करना है। आई नो और इम थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि दोनों सेम से लगते हैं, एम से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है। हम थोड़ा सा टाइम देना है इस चीज़ के लिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब एक मोस्टली लोग गलती करते हैं, जैसे अगर हमें बोलना होता है हम कभी भी इन 2008 नहीं बोलते, दिस इज़ रॉन्ग। फिर हम लोग कैसे बोलेंगे अगर हमें स्पेसिफिक ईयर मेंशन करना है? तो वील से इन ईयर 2008, तो वील मेंशन ईयर हियर, ठीक है, तब हम इम लगाएंगे। ऑलराइट,
एम होता है ख़त्म। वी आर स्टार्टेड विथ वॉर। फॉर का मतलब होता है हमारा फॉर मी, एक फॉर प्लस हमेशा डाटिव लगेगा, डाटिव केस लगता है फॉर प्रपोजिशन के साथ। एंड फॉर का मतलब होता है फॉर विद बिफोर, फॉर विद बिफोर। तो हम फॉर की बात कर रहे हैं, तो फॉर किसके साथ लगता है? फॉर लगता है अगर आपको बिफोर किसी भी चीज़ की बात करनी है, राइट? बिफोर लंच बोलना है तो वील से फॉर देम मिटाग एसन यानी मिड डे फूड या मील, लंच विच इज मिटाग एसन। तो फॉर देम मिटाग एसन, तो देम लगा बिकॉज दाटिव यूज़ किया है। सिमिलरली एग्जाम्पल एक और 145 को अगर हमें लिखना है जर्मन में तो वी विल से वियर्टल वास विद वियर्टल। ठीक है, वियर्टल का मतलब होता है 15 मिनट पास्ट टाइम, क्वार्टर पास्ट 10। ठीक है, तो क्वार्टर पास्ट नहीं, यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है, तो क्वार्टर बिफोर 10 यानी कि 9:45 या जेड। उधर एक और एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से 3 days ago, तो वील से फोर drei Tagen। ठीक है, फोर drei Tagen। नाउ वी केम टू अ फिफ्थ यानी फिफ्थ preposition which is nach। Nach bedeutet after, nach bedeutet after, nach means after। Now after is can be used, this nach can be used with time। ठीक है, एंड प्लस दाटिव, नाक ही वाला टाइम के साथ यूज़ होगा एंड दाटिव के साथ लगेगा। few examples are like if I have to say after class, then I would say nach dem Unterricht, और अगर मुझे बोलना है लेट्स से nach देयर शूल यानी आफ्टर द स्कूल, या फिर मुझे बोलना है, अच्छा अब देखो अगर हमें बोलना है क्वार्टर पास्ट 2 यानी 2:15, तो हम बोलेंगे viertel nach 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाक। नाउ सिक्स्थ जो है हमारा दैट इज़ वारंट। वारंट मैंने आपको अभी पढ़ाया, वारंट गैनेटिव के साथ यूज़ होता है, गैनेटिव एंड वारंट गैनेटिव के साथ यूज़ होता है एंड वी यूज़ गैनेटिव वारंट के साथ। और वारंट यूज़ होता है क्योंकि उसका मतलब ड्यूरिंग होता है, तो ड्यूरिंग वाले केसेस में हम लोग वारंट यूज़ करते हैं जर्मन में। सो एग्जाम्पल्स, आई गेस इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको प्रीवियसली पढ़ाया है, बट येस रिवीजन हो जाएगा। वारंट, देस Unterricht, अब क्योंकि यहाँ पे देश यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने देश में देश यूज़ किया है, दैट्स वाई हमने Unterricht के बाद एस यूज़ किया। इसका मतलब हो गया ड्यूरिंग द क्लास। वन मोर एग्जाम्पल, वारंट
Sommers. S or this. Now the seventh preposition is be. Be का मतलब भी during ही होता है. Be without a during, but this is used with dative. dative केस में यूज़ होगा. ठीक है. How we will use it? Like if I want to say during rain, then I'll say bei Regen. ठीक है. If I want to say during headache, I would say bei Kopfschmerzen. है ना. Schmerzen जगह नहीं है. Schmerzen नीचे लिख दिया है. ओके. Kopfschmerzen. Alright, हम सेकेंड लास्ट पे आ गए अपने प्रिपोजिशन. दैट इज seit. Seit with heute since. Seit with heute since. Now since के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जैसे मुझे बोलना है since a month, I would say. अच्छा, जो मैं seit वो है ना, ये भी dative के साथ यूज़ होता है. तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मुझे बोलना है since a month, I would say seit einem Monat. ठीक है. उधर अगर मुझे एक और सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, देन जैसे मुझे बोलना है seit einer Woche, मतलब since a month. ठीक है. जर्मन में हम ein वगैरह वाले जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, तो einer है वो दी चेंजेस टू देयर, इसलिए वो einer चेंजेस टू einer. तो seit einer Woche. ऑल राइट. तो ये seit ओवर हो गया. एंड द लास्ट वन विच इज wohn. Bis. Now wohn bis का मतलब होता है from to. from क्या to what, right? from what to what. जैसे कि मुझे बोलना है from Monday to Friday, तो I would say von Monat या फिर Montag, सॉरी. मोनाटा भी आप बोल सकते हैं. मोनाटा विदाउट अ मंथ. लाइक अभी मुझे एग्जाम्पल में बोलना है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो आई वुड से von Montag bis Freitag. मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. ओके. von Montag bis Freitag. तो von यूज़ किया, bis यूज़ किया. ये एक हमारा मंडे हो गया और एक हमारा फ्राइडे हो गया. ओके. एक और एग्जांपल. von 3 Uhr bis 5 Uhr. Sehe ich fern. यानी कि फ्रॉम 3 o'clock to 5 o'clock आई वॉच TV. ठीक है. नाउ हमारा टोटल लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस चीज़ का, दैट इज़ एवरी कैसे यूज़ होता है. ठीक है. हम एवरी कैसे यूज़ करते हैं. तो एवरी इन जर्मन इज याद. तो मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में दे देती हूँ. मस्क्यूलिन,
फेमिनिन नोएट्रुम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यादा की, मीन्स एवरी। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो लाइक अगर हमें आबिंद बोलना है तो आबिंद का आर्टिकल द होता है, तो हम आबिंद के लिए ऐसे, अगर हमें आबिंद के लिए यूज़ करना है, थोड़ा लाइट कलर लेती हूँ मैं। हाँ, तो आबिंद आबिंद या फिर टाग बोल रहा है, बिकॉज इनका आर्टिकल देयर होता है विच इज़ मस्क्यूलिन, या मुन्नाटा बोलना है, मंथ, मुन्नाटा नहीं मुन्नाट, ओके। मुझे बोलना है अगर फेमिनिन में, अगर मुझे बोलना है स्टुंडर यानी आर, स्टुंडर, या फिर नाक्ट बोलना है, नाक्ट का आर्टिकल इज देयर दी, या फिर मुझे वक्खा बोलना है, ठीक है। फेमिनिन में अगर मुझे फेमिनिन का ये हो गया, अगर मुझे न्योत्रम में माल बोलना है, ठीक है, माल मीन्स टाइम, या फिर यार बोलना है, यार विदाउट यो। सो यादन हो जाता है जब हम लोग मस्कुलिन में चेंज करते हैं, ओके। यादा हो जाता है जब हम लोग फेमिनिन का चेंज करते हैं, एंड यादस हो जाता है जब हम चेंज करते हैं नोएट्रुम में। सो दिस इज़ ऑल, and with this we end our chapter. Thank you very much.